ये समंजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाओ, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। जहर बरसा है क्या नींदों पे मेरी, या मेरी आंखों में नश्तर गड़े हैं, वजह क्या है कोई समझाए मुझको, ये मेरे ख्वाब क्यों नीले पड़े हैं। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था जिंदा था, वो नूर था मेरे माथे पर कि हर तारा शर्मिंदा था। कल ख्वाबों की फसलें थी जहां अब रेत के बंजर टीले हैं, आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, बेतरतीब, लेकिन मनोज मुंतशिर का मतलब होता है सपने देखना और पूरी जिद के साथ उनको पूरा भी करना। 1999 में गौरीगंज की अपनी मिट्टी छोड़ दिल में गीतकार बनने के सपने लिए मुंबई आने से लेकर 2019 में तेरी मिट्टी लिखकर हर हिंदुस्तानी के दिल में बस जाने तक का सफर। मनोज मुंतशिर के जीवन के इस सफर से अगर आपको कुछ सीखना है तो आंखों में बड़े सपने और दिल में उससे भी बड़ा जुनून पालना सीखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहिए। आसान नहीं होता गौरीगंज के मनोज शुक्ला के लिए मुंबई का मनोज मुंतशिर बन जाना। मनोज मुंतशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रिचा में। थैंक यू रिचा। अब एक बात बताइए, मनोज मुंतशिर को समझने से पहले हमें मनोज शुक्ला को समझना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मनोज शुक्ला मनोज मुंतशिर क्यों बने। क्योंकि मैं मुंतशिर शब्द का मतलब ढूंढ रही थी तो वो था कुछ बिखरा हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड। ऐसे लग तो नहीं रहे आप, तो मुंतशिर क्यों बने आप? देखिए, मुझे आज बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं बहुत बड़ा आपको एक फिलोसॉफिकल एक दर्शन दूं कि देखिए मुंतशिर के मायने ये होते हैं, बिखरा हुआ होता है, जीवन ऐसा है, बहुत सारी एसोटेरिक बातें मैं आपसे करूं, पर सच ये है कि मैंने जब मुंतशिर वर्ड सुना मुझे सिर्फ उसका साउंड अच्छा लगा। और एक चीज़ होती है एलिट्रेशन। एज अ राइटर हम उस पर बहुत ध्यान देते हैं कि अगर हम कोई चीज़ छैया छैया जैसे लिखते हैं गुलजार साहब, तो वो एक साउंड अगर 2 बार आता है ना और एक रिपीटिशन में आता है तो उसकी एक ब्यूटी है। तो जब मैं 97 में, ऐसा नहीं कि ये वर्ड पहली बार सुना, पर ये वर्ड पहली बार मेरी समाज से गुजरा। मेरा शहर गांव, तब तो गांव था, गौरीगंज। तो सर्दियों की एक शाम थी और 7 बज चुके थे। 7 बजे पूरा स्लीपी टाउन सो जाया करता था। आप सोचें, कोहरा, 7 बजे घना कोहरा, और मैं चाय की तलाश में भटकता रहा यहाँ वहाँ। एक जगह देखा, एक टपरी पे एक हल्की हल्की सिगड़ी के सुलगने का मंजर मुझे दूर से दिखाई दिया। मैं पहुंचा, बबलू की दुकान थी चाय की। मैंने कहा बबलू चाय बना दो एक बढ़िया। तो वो मेरे लिए चाय उसने चढ़ाई और मेरा अचानक ध्यान गया कि खूंटी पे एक रेडियो टंगा हुआ है और उस रेडियो पे, तब तो वही ज़माना था ना रेडियो का, मैं 97 की बात कर रहा हूँ, और रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था। मैंने उससे बोला थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। उसने वॉल्यूम बढ़ाया और जो पहला शेर मेरे कानों ने सुना वो था, मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। अब मैं इतना पढ़ा लिखा था कि मुझे मुंतशिर का मायने पता था कि मुंतशिर मतलब टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कि अगर हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। अब ये शेर मैंने सुना और अचानक जो मेरी इतने दिनों की तलाश थी कि एक पेन नेम चाहिए, क्योंकि आपकी जो वाबस्तगी है वो उर्दू पोइट्री से है। अब उर्दू पोइट्री में पेन नेम एक रिवाज है, ट्रेडिशन है, बरसों से चला आ रहा है। और क्या पेन नेम्स थे सबके उस वक्त? हर लिखने वाला या तो साहिर था या तो सागर था, इस तरह के पेन नेम्स का पूरी तरफ भरमार थी। मुझे चाहिए था एक यूनिक नेम जो दुनिया में किसी का ना हो। मैंने साथ रख के देखा, मनोज मुंतशिर। इट जस्ट साउंडेड गुड, देयर वाज अ रिंग इन इट। और मैं उसी वक्त मुंतशिर हो गया। ये है कहानी मुंतशिर बनने की। और उस समय भी आपकी उम्र आई थिंक 21 साल, 21-22 साल के 21 साल के रहे होंगे आप। अब शुक्ला जी को घर जाकर बताना है कि मनोज शुक्ला नहीं, मनोज मुंतशिर, वो भी गौरीगंज का लड़का। आई एम श्योर वो इजी नहीं रहा होगा। मेरे पापा जो हैं भोले भाले एक फार्मर हैं
उनकी दो पहचान है। एक तरफ तो वो पूजा पाठ करवाते हैं, शादियाँ वादियाँ करवाते हैं, ये उनकी आजीविका का साधन हुआ करता था। दूसरा, जब फसल आता धान की या गेहूं की जब फसल का मौसम होता तो उस वक्त वो खेती बाड़ी में लगे रहते। तो उनके लिए ना कि बेटा जो है वो पोएट बनना चाहता है, बेटा फिल्मों में गाने लिखना चाहता है, ये सब बड़ी एक दूर की कौड़ी थी जिसको वो एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कभी। मुझे वो दिन याद है जब कि मैंने आपको कहानी सुनाई कि मैंने रेडियो पे सुना और मनोज मुंतशिर हो गया मैं घर पहुंचा और उस वक्त मेरे घर का थोड़ा सा तोड़फोड़ का काम चल रहा था, कुछ दीवारें टूट रही थी, कुछ काम चल रहा था। तो मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा ये नेम प्लेट भी अब तो बदलेगी ना, मतलब घर तो दीवार बन गई नहीं। तो कह रहे हैं हाँ नेम प्लेट तो बनवानी है, तो एक काम करो तुम। मैंने कहा पापा मेरा नाम डलवा दीजिए इस पर। तो कह रहे हैं अच्छा रामफेर को बोल दो, रामफेर जो नेम प्लेट बनाता था, हाथ से लिखते थे कौन सा नेम प्लेट का। तो मैंने रामफेर को बोल दिया, मनोज मुंतशिर। अब सोचिए ना, वही तो। कुछ दिन बाद पापा उठे, सुबह सुबह, रात को आके नेम प्लेट लग गई, कुछ दिनों बाद की बात है। अब पापा उठे दातुन करते हुए और रुद्राष्टक का पाठ करते हुए, नमामि शमीशा निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्थ रूपम, बाहर आए, नेम प्लेट देख रहे हैं, अचानक चिल्लाने लगे, अरे सालों से एक काम ठीक से नहीं होता है, क्या लिख दिया इसमें, नाम लिखने में भी गलती कर दी, मन्नू ये क्या तुम्हारा नाम गलत लिख दिया है। मन्नू बोलते थे मुझे, और इसको बोलो रामफेर को दोबारा दूसरी नेम प्लेट बना के दे, पैसा नहीं देंगे इस बार क्योंकि हमने तो सही नाम दिया था। मैंने कहा पापा ये सही नाम है। तो कह रहे ये क्या लिखा हुआ, मुंतशिर। मैंने कहा मुझसे मिली, मैं हूँ मनोज मुंतशिर। ओह माय गॉड। तो उनके ऊपर जो गुजरी होगी वही जाने, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि 2-3 दिनों के लिए घर में बड़ा सन्नाटा हो गया, किसी ने किसी से बात नहीं की, और उनको जो पहला ख्याल आया वो ये आया कि यार इस लड़के ने अपना मज़हब बदल लिया। तो फिर धीरे धीरे मैंने समझाया, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट हैं, AA हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो मम्मी जल्दी समझ जाती थी। पापा फार्मर वाले माइंडसेट से थोड़ा देर से समझते थे। तो मम्मी ने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने कोई अपना मजहब धर्म नहीं बदला है, वो अभी भी वही है, लेकिन अब उसने एक पेन नेम लगाया है। तो खैर धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली होता क्या है ना, हम छोटे शहर के माता पिता में अपनी सोच के अलावा वो लोग क्या कहेंगे, वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो बहुत होता है कि अब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे किसने नाम बदल दिया। वो मुझे लगता है उन सवालों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा। कई बार करना पड़ा, 1-2 बार नहीं। मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए अब शायद थोड़ा बहुत उनको इज्जत मिलती हो मेरी वजह से, पहले मैं बड़ा एम्बैरेसमेंट था। तो मैं ऐसी तमाम हरकतें करता था जिससे कि वो लगता उनको कि यार ये क्या है यार, एक ही बेटा या बेटी दोनों मिला के, ना मुझे भाई है ना मुझे बहन है। तो बड़ी उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई थी। और क्लास 10th-11th तक आते आते ना मुझे ये क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है। और मैं साइंस का स्टूडेंट था, और ये वो टाइम था, हम अगर झांकें उस तरफ, तो जब साइंस पढ़ना यूज्ड टू बी अ बिग थिंग, कि अरे यार साइंस साइड पढ़ रहा है लड़का। आप कितने बड़े स्कॉलर हो, लेकिन अगर आप आर्ट साइड में हैं तो लोग आपकी तरफ मतलब बीए कर रहे हैं। पर बीएससी वेसी वाला, मतलब साइंस साइड वाला, आपको खुद भी बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। मैं भी समझता था अपने आप। तो वो वाला टाइम था। तो 10th में जब मुझे क्लैरिटी आई कि मुझे अब लिखना है, तो मैंने पढ़ना थोड़ा सा, कोर्स की किताबें कम कर दी, मैं बाकी चीज़ें पढ़ने लगा। फिर स्कूल से कंप्लेंट्स आने लगी कि ये तो मतलब 10th तक तो कितना अच्छा पढ़ता था, अभी इसके पास वो फोकस नहीं करता, कंसंट्रेट नहीं करता। जबकि मैंने 10th से ही बोलना शुरू कर दिया था कि पापा मुझे फिल्मों में जाना है, ये मैं पढ़ के यहाँ बहुत सारा टाइम दे के, बहुत सारा वक्त दे के मैं क्या करूँगा, ये मेरे काम नहीं है ना प्रैक्टिकली। पर अब सबको लगता है कि फिल्मों में जाना है ये सिर्फ एक सपना है, ये सिर्फ एक फालतू की ज़िद है, ऐसा कुछ होना तो है नहीं। तो उनको वो एम्बैरेसमेंट हमेशा होता। बोलते अभी 10वीं के पहले जब मैं मन्नू बाज़ार में निकलता था ना, लोग बोलते थे कि मतलब मनोज शुक्ला का जो के पिताजी हैं ये, अभी तुमने सब धो दिया, नाक कटा ली मेरी। 10वीं के बाद ना, अगर मैं तुम्हारा बाप ना ही रहता तो ठीक था। ये वाला मामला होने लगा। हाँ, शुरू हो गया था। और एक और बात थी वहाँ, हमेशा मेरा मोहल्ला जो है गौरीगंज में, अगर आप कभी जाएं तो वहाँ इस तरह की बातें अब भी लोग करते हैं मेरे बारे में। ये 12th तक आते आते लोगों को ये लगने लगा था कि मैं पागल हूँ, या मेरा दिमाग फिर गया है, या बिगड़ गया है लड़का। ज़्यादा कि मैं पागल हो चुका हूँ। और पागल इस तरह से कि मैं रात में एक शॉल ओढ़ के, सर्दियों में रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और मैं छत पे घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझ पे आमद हो चुकी है, मुझे कुछ उतर रहा है मेरे ऊपर, कुछ थॉट उतर रहा है। और वो जब थॉट उतरता है, पता नहीं, ये शायद दुनिया में फाइन आर्ट से जुड़ा हर इंसान ये बात जानता है कि कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, ये उतर रहा है तो उतर रहा है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। आप
कि इतना ही आपका रोल है उसमें कि जब तक आपके ऊपर आमद हो रही है उतनी देर में आप वो फसल काट लें, क्योंकि ये 1 घंटे बाद नहीं होगी, ये इसी 1 घंटे में आपके ऊपर आमद है और ये आप ही समझ सकते हैं, कोई और समझेगा कोई समझता नहीं। और तो मेरे वो 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी पूरी पूरी रात, जो कि एक समाज का बनाया हुआ जो एक फ्रेमवर्क है कि आप इतने बजे सोते हो, इतने बजे उठते हो, आप इतने बजे काम करते हो, इतने बजे ट्यूशन जाते हो, उसमें मैं कहीं फिट नहीं होता था। तो था तो मैं एम्बेरसमेंट। चलिए, तो मुझे लगता है आज आपको कुछ सुनवाया जाए। वैसे तो हम आपको बहुत कुछ सुनवाने वाले हैं, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए। मनोज जब छोटे थे तब भी वो भविष्यवाणी करते थे। बहुत छोटे थे, 8 साल के 9 साल के, तब हमने एक स्कूटर खरीदा चेतक। तो वो प्रायः चेतक को चलाने के लिए मांगा करते थे। मैं इस डर से नहीं देता था कि एक तो बहुत तेज़ चलाते थे वो, और दूसरी बात ये है कि बच्चे थे, हमने कहा कि कहीं चोट लग जाए गिर जाए। मैं उनको इनकार कर देता था। तो अपनी मम्मी से कहते थे कि पापा वो टुटपुजिया स्कूटर हमको नहीं देते, लेकिन देखना मम्मी, मैं जब कमाने लगूंगा तो पापा को 4 पहिया गाड़ी से न घुमाया तो मेरा नाम नहीं। वास्तव में ये भविष्यवाणी उनकी सही हुई। 12-13 गाड़ी हमको आज तक दे चुके हैं वो नई खरीद के। और जो भी उन्होंने कहा कि आप लोगों को यहाँ नहीं रहना है, आप लोगों को बॉम्बे में रहना है, और ट्रेन से नहीं चलना है, आपको फ्लाइट से चलना है, और बॉम्बे में आप जा कर के अपने घर में अपने बंगले में रहेंगे आराम से, और गौरीगंज में नहीं रहना है, छोड़ देना है सब आपको। दूसरी बात यह कि जब वो स्कूल जाते थे तो 5 रुपया उनकी मम्मी देती थी खर्चे के लिए, रास्ते में भिखमंगों को दे देते थे। गरीब है बेचारे, मांग रहे हैं, क्या करेंगे। तो ऐसी उनकी दशा थी बचपन से। आज हम महसूस करते हैं कि जो कुछ उन्होंने बहुत बचपन में 8-9 साल की उम्र में कहा, उसको तब करके दिखा दिया। और जब बेइज्जती करने के बाद वो आए और उन्होंने जिद किया कि हम बॉम्बे जाएंगे, हम लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन नहीं माने। बॉम्बे गए, वहाँ बहुत कुछ उनको तकलीफ़ भी उठानी पड़ी, लेकिन तकलीफ़ उठाने के बाद यहाँ से फ़ोन जारी, चले आओ भैया, मत रहो वहाँ, चले आओ, तुम हमारे अकेले लड़के हो, तुम्हारे लिए वो कुछ कम नहीं है। लेकिन कहा नहीं, हम बॉम्बे से कुछ करके हटेंगे, बॉम्बे में ऐसे नहीं लौटेंगे। फिर उसके बाद ये बात पैदा हुई कि कुछ दिन के बाद उनको ब्रेक मिला, और आप जो कुछ है जहाँ जिस स्तर पे है सब आप लोग देख ही रहे हैं, बताना नहीं है वो। मैं क्या कहूँगा, कितनी प्यारी बातें बताई हैं। ये मुझसे नहीं करते हैं प्यारी बातें, ये पता नहीं आपने कैसे करवा ली इनसे, और मुझे ये दूसरे पापा लग रहे हैं, ये मेरे वाले पापा नहीं हैं। मेरे वाले पापा, ऐसा बहुत कम हुआ है कि जब उन्होंने कुछ मेरा बहुत एक्नॉलेज किया हो। सच तो ये है कि तकरीबन मुझे लगता है 50 के आसपास फिल्में कर चुका हूँ मैं, इन्होंने 5 भी नहीं देखी होंगी मेरी फिल्में, और टीवी पे भी नहीं देखते। मुझे शौक लगता है कि पापा चलिए, आप नहीं देख पाए थिएटर में जाके, आप लखनऊ नहीं गए, आज टीवी पे आ रही है, देख लीजिए। तो उनको हाँ ठीक है, क्या देखना मन्नू, तुमने लिख दिया, हो गया, आप क्या देखना। तो ये जो बातें बता रहे हैं, लेकिन जो स्कूटर वाली बात इन्होंने बताई, ये मेरे और इनके बीच में ऐसी फसाद की जड़ थी, ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन कि मैं बता नहीं सकता। तो हर बाप बेटे का होता है, मुझे लगता है। एक बात झूठ, 2 बातें झूठ बोली इन्होंने। पहली बात तो ये बोली कि इनको डर लगता था कि मैं कहीं गिर जाऊंगा, तेज चलाता था। अरे तेज चलाऊंगा तब जब चलाने को मिलेगा, मुझे कभी चलाने को मिला ही नहीं। और उनको ये डर नहीं था, इनको डर ये था कि ये मुझे बताते थे बाकायदा कि 13,825 रुपये 13 पैसे, ये उस वक्त बजाज चेतक का प्राइस था, मुझे आज तक याद है, क्योंकि वो मुझे इतनी बार बताया गया था 13,825 रुपये का लिया है। ये आर्थिक असुरक्षा का मामला है कि इतनी गरीबी देखी थी मेरे पापा ने। ये जहाँ पैदा हुए थे उस वक्त इनके यहाँ दाल बनती थी महीने में 1 दिन, और ये पूरा इनका बचपन ऐसे गुजरा है, 2 कपड़ों में गुजरा है, गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, तो बहुत बुरे दिन देखे थे। तो इनके लिए ये चीज़ फैटम कर पाना कि नहीं अब हम भी ठीक ठाक से खाना खा सकते हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी इनको लगा कि ये तो या तो सपना है, या कोई छलावा है, या कोई भ्रम है, कोई इल्यूजन है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, इतना नहीं आ सकता, इतना नहीं आ सकता। मतलब वो कैसरुल जाफरी का शेर था कि दस्तकों ने मुझे वो दाग दिए हैं कैसर, वो भी आ जाएं तो दरवाज़ा ना खोलूं पहले। क्या बात। तो वो उनके ऊपर गुजरा। तो मैं समझता था ये बात, लेकिन अब मेरी भी आप हालत समझें। मैं पढ़ता था कॉन्वेंट में, HL कोरवा जो अमेठी में है,
12-13 किलोमीटर है वहाँ से, पढ़ता वहाँ था मैं। तो अचानक ना मेरा दायरा बड़ा होने लगा था, को एजुकेशन था, 10th तक पहुँचा तो बहुत सारी लड़कियाँ थी जो दोस्त थीं। अब मुझे भी कभी तो अपना स्कूटर, अपनी बाइक फ्लॉन्ट करनी है भाई, मैं कहाँ मतलब बस की लाइन में लगा रहूँगा। तो मैं खाली इनसे अपॉइंटमेंट लेता था कि साल में 2 दिन के लिए मुझे दे देना आप, और ये मुझे पूरे साल बोलते इतने नंबर लाओ तो मिलेगा, ये करो तो मिलेगा वो। और जब मैं सब कुछ कर लेता, सारी कंडीशन पूरी करने के बाद एन वक्त पे ये मुकर जाते, कह रहे क्या है उसमें कुछ स्पार्क प्लग ठीक नहीं है उसका, अभी छोड़ो अगली बार लेना। तो ये चलता रहता। एक दिन मैं ऐसा झल्लाया, मुझे आज भी याद है, मतलब उस दिन मैंने तांडव किया था, भीषण तांडव। ये बात उनकी सही है, टुटपुंजिया वर्ड मैंने नहीं बोला था, वो खुद बोल वैसे रहे हैं। टुटपुंजिया काफी यूपी वर्ड है, बोलते हैं सब लोग। तो फिर मैंने बोला रहा होगा। मैंने कहा जो आप स्कूटर लिए दिखाते रहते ना मुझे, देखिए मैंने तो कार का नाम तक बोला था, क्योंकि तब हम लोग टीवी वगैरह पे देखते तो मर्सिडीज दिखती थी। अच्छा, मर्सिडीज। तो और तो कोई कार जानते नहीं थे, या तो आपको मारुति पता थी या मर्सिडीज पता थी। मैंने कहा एक दिन मर्सिडीज खरीदूंगा। चलिए आपने बड़ा सोचा, मारुति नहीं बोला। राइट। और एक कहानी वो उन्होंने नहीं बताई, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब पहली बार मर्क ली 2012 में, मुझे आज भी याद है, तो मैंने फ़ोन किया। आप या तो सेंटिमेंटल होते हो जब आप मारुति खरीदते हो, और मेरे जैसे बच्चों के लिए जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, या फिर आप एक दिन इमोशनल होते हो जब आप मर्सिडीज़ खरीदते हो। सही बात है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा पापा हमने मर्सिडीज़ ली। ये रोने लगे और इनको ये पूरी कहानी याद आई कि तुमने ऐसा कहा था। कहने लगे मन्नू मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुमने अपना गुस्सा ज़ाया नहीं किया, बेकार नहीं कर दिया अपना गुस्सा। तुमने वो गुस्सा मैंने कहा पापा गुस्सा आपसे, गुस्सा मतलब आपसे कौन सा गुस्सा? फूट फूट के रोए, बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने जो उस दिन कहा था, तुमने उसको अपने दिमाग के किसी कोने में रखा, तुमने उसको वेस्ट नहीं कर दिया। तो ये है मेरे पापा की मेरी इक्वेशन। नहीं, बट ये कितनी खूबसूरत बात है मनोज जी। हर पीढ़ी में ऐसा होता है, कोई पीढ़ी ऐसी नहीं रही होगी जिसका माता पिता से कुछ झगड़ा, वो हम सबका रहता है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को, जैसे उन्होंने कहा जिद्दी है वो, भविष्यवाणी, मतलब आप कितने जिद्दी रहे होंगे और उसको आपने कितनी पॉजिटिवली चैनलाइज किया। क्योंकि मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, हमारे उस वक्त में जब आप ये कह रहे हो कि फिल्मों में जाऊंगा, एक्टर बनना ही लोगों को समझ में आता है। बिल्कुल। गाने लिखना तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी को उस समय समझ में भी आता होगा, किसी भी पेरेंट्स को। और एक्टर बनना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। तो उस समय इतनी बड़ी बात कह देना एक बच्चे के लिए। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि आपको ये पहली बार समझ कब आया कि आप हिंदी भाषा में कुछ करना चाहते हैं? साइंस पढ़ रहे थे या कवि बनेंगे, शायर बनेंगे और फिल्मों में जाके गीत लिखेंगे? ये समझ मुझे तो ध्यान नहीं पड़ रहा है कि मुझे थी उस, और हम लोग एक ही उम्र के हैं। हाँ। सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि ये समझ कैसे आई आपके अंदर। एक बात ना, अब एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बहुत अर्ली स्टेज पे मैं समझ गया था। मैं कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन था, तब डायमंड कॉमिक्स का ज़माना था और अमरजीत का था। हाँ मतलब एग्जैक्टली। तो अब मैं डायमंड कॉमिक्स पढ़ता और देखता इसके पास ये सुपर पावर है, इसके पास वो सुपर पावर है। साबू जो है, चाचा चौधरी, साबू टाइप के कैरेक्टर्स थे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है, ये बड़ी मशहूर लाइन थी उस ज़माने की। तो ये सब पढ़ के मुझे एक बात लगता है कि यार अगर चाचा के पास सुपर पावर है कि इनका दिमाग कंप्यूटर से तेज़ चलता है, या साबू के पास सुपर पावर है कि वो बहुत स्ट्रांग है, कोई सुपर पावर तो मेरे अंदर भी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे ईश्वर ने ऐसे ही भेज दिया दुनिया में कि जाओ ऐसे ही है। मैं बाय प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं प्रोडक्ट हूँ। तो ये जो सुपर पावर है ना, इसमें एज अ चाइल्ड ये मुझे इतना यकीन था इस चीज़ में जितना किसी बच्चे का जादू में विश्वास होता है। वैसे मुझे विश्वास था कि मेरे अंदर एक सुपर पावर है, वो मुझे तलाशना है और उसकी मैं कोशिश करता रहता। बड़ा ट्रायल एंड एरर वाला मामला था, और ये ट्रायल एंड एरर शुरू हो गया था मुझे लगता है बहुत छोटी उम्र से। अच्छा। 10-12 साल से। हाँ, तो मतलब ये कि मैं पहले क्रिकेट खेलता, मुझे लगता हाँ ठीक खेलता हूँ पर इसमें कोई बहुत आगे नहीं जा सकता। फुटबॉल खेलता, हर चीज़ ट्राई करके। एक दिन हुआ ये कि बच्चों को आदत होती है पुराने सामान, एक टाइम कितना हमारे पास है। आप सोचो कि मैं स्कूल से घर आने के बाद इतना टाइम किल करने को पड़ा हुआ है ना। हमारे पास तब टेलीविज़न का ज़माना था, एक रेडियो मेरे पास हुआ करता था, उस पर 2 बार फिल्मी गाने आते थे दिन में, एक 12:30 बजे, एक 1:40 पे। इसके अलावा कोई ज़रिया एंटरटेनमेंट का है नहीं। और मैं जहाँ मेरा घर था, अभी भी है गौरीगंज में, उसके आसपास के इलाके में तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर में कोई बच्चा नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई सोशल सर्कल नहीं। तो एकदम ही अकेला बच्चा। यहाँ मेरे पास ना कोई भाई ना कोई बहन, न्यूक्लियर फैमिली, पापा काम पे मम्मी काम पे। तो मैं क्या करूँ? तो मुझे पढ़ने की बड़ी आदत थी कि जो मिल जाए पढ़ डालो, जो मिल जाए। अच्छा। और इस हद तक थी कि अगर कभी किसी ने समोसा दिया ना और चटनी रख के दी किसी कागज़ पे,
तो वो समोसा खा के और चटनी वाला पेपर फेंकने के पहले मैं उसको पढ़ लेता था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। Oh my God. तो ऑब्सेस था पढ़ने से। एक दिन पापा का पुराना ट्रंक ऐसे खोल के टाइम पास कर रहा था, उसमें मुझे मिल गया दीवाने गालिब। अब गालिब नाम तो इतना तब भी सुना हुआ था, गालिब कोई तो है, गालिब क्या करते हैं, कुछ लिखते विखते हैं, इतना पता था। दीवाने गालिब मिला। दीवाने गालिब, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पापा को या तो किसी ने गिफ्ट किया होगा या शौकिया पढ़ा रहा होगा, उन्होंने एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा। पर मैंने खोला, मैंने कहा यार तो बड़ी चीज़ है, इसको समझ में आना चाहिए। तो मैं दीवाने गालिब खोलता हूँ और दीवाने गालिब के पहले पन्ने पे जो कुछ अशार हैं, पहली जो गज़ल है वो कुछ यूँ है ऋचा कि नक्श फरियादी है जिसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन जिस पर करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन विच इज़ ऑन योर फेस। यही लुक मेरा था। मैंने कहा यार तो कुछ समझ में नहीं आया। अर्थात संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम लोग पढ़ते थे ना, माखनलाल चतुर्वेदी ने ये लिखा है। क्योंकि अब इसको समझाए कौन? कभी कहना क्या चाहता है? कभी कहना क्या चाहता है? तो अब किससे पूछें? अब गौरीगंज में तो कौन समझाएगा? और गालिब वैसे भी बहुत पर्शियन पोइट थे। हमने गालिब को उर्दू पोइट बोला हुआ है, पर अगर आप वाकई दीवाने गालिब पढ़े तो आप समझेंगे कि उर्दू तो गालिब के बाद ज़्यादा जवान हुई थी। तो गालिब के ज़माने में इट वाज मोर टुवर्ड्स पर्शियन, और वो तो एकदम ही पर्शियन की तरफ झुके हुए थे। समझ में नहीं आया, और इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया कि यार मेरे पास इतना बड़ा ख़जाना है, इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। तो मेरे घर के बगल में ही एक मस्जिद हुआ करती थी, तो मैं पहुँच गया मौलवी साहब के पास। मैंने कहा मौलवी साहब एक किताब हाथ आई है बड़ी कमाल की, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उर्दू सिखा देंगे? क्या बात है? मौलवी साहब क्या कहने पलट गए, कहे पंडित जी बहुत मारेंगे हमको। चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, दिखाई मत पड़ना। उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मैं सही कह रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात। तब तक मुंतशिर नहीं हुए थे? नहीं, तो बहुत पहले की बात है, 10-11 साल का रहूँगा मैं, My God. तब की बात है ये। तो उन्होंने भगा दिया। उनके भगाने से हम कहाँ मानने वाले थे? जहाँ मिल जाते वो, छोटा सा तो कस्बा है, कभी यहाँ टकरा गए कभी वहाँ टकरा गया। मौलवी साहब पढ़ा दो ना, सिखा दो ना, आपको क्या जाता है, आपको तो आती है। तो उनको मुझ पर एक दिन दया आई। उन्होंने मुझे बोला देखो ये जो सामने मस्जिद के एक जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ पे बोरिया बिछा के एक औरत बैठी हुई है जो उर्दू कायदे की किताब बेच रही है। तो मैं तो तुमको नहीं पढ़ाऊँगा, पर तुम वो किताब खरीद लो, 2 रुपये की किताब है वो, तुम खरीदो और उससे पढ़ना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो किताब ख़रीदी, और पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, स्पेशली जब आप कॉन्वेंट में पढ़ रहे हो, कि बहुत दिनों तक उस किताब से मैं कुछ सीख नहीं पाया। क्लास 11th में पहुंच गया हूं मैं, और वो किताब मुझे मुंह चढ़ा रही है कि तुमने उठा तो लिया लेकिन कभी तुमने से सीखा नहीं। समर वैकेशन में मैंने उर्दू सीखनी शुरू की। मुझे तब तक उर्दू का शऊर आ चुका था, मुझे उर्दू समझ में आने लगी थी, काफ़ी उसके वर्ड समझ में आते थे, पर मुझे उसकी लिपि नहीं आती थी। और 17-18 दिन में मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैं फर्राटे से उर्दू लिखने पढ़ने लगा। तो वो एक चीज़ एकदम अंदर से पक्की थी कि एक सुपर पावर आपको ढूंढना है, खींच रहा है, और शायद ये मेरा सुपर पावर है। जितना मैं इसमें अंदर दाखिल होता गया, मैंने देखा कि मुझे कौन से लोग अपील करते हैं। मुझे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन से ज़्यादा मुझे अपील करते थे उसके गाने, उसके बोल, और मैं क्रेडिट में देखने लगा। मैं आपको एक चीज़ दूंगा, मेरे ऑफिस में एक मुझे ऐसे ही दिन हाथ आ गई मेरे, एक डायरी है जहाँ मैं लिखा हुआ है मैंने 1987 की डायरी है कि आज दूरदर्शन पे ये फिल्म दिखाई गई, इस फिल्म के हीरो थे ये, हीरोइन थी ये, निर्देशक थे ये, और गीतकार थे ये। गीतकार, जो कि नहीं लोग इतना ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मैं आपको 87 की बात कर रहा हूँ। 15-16 साल की उम्र में मेरा शऊर इतना बेदार हो चुका था कि मुझे कुछ भी करके ये जो वर्ड्स की दुनिया है, शब्दों की दुनिया है, ये बहुत खींचती है। और पढ़ते पढ़ते लिखने लगा। ऐसा नहीं कि मैं लिखना चाहता था, मैं एक बात हमेशा कहता आया कि पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। जब तक आप पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आपको लिखने का हक नहीं है। 2000 पन्ने अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 2 लाइनें लिखने का हक मिलता है, उसके पहले आपका हक भी नहीं है लिखने का। क्या बात है। अच्छा, ज़िद्दी आप बचपन से बहुत रहे, ये आपके पापा की और आपकी बातों से पता चला, लेकिन बहाने भी आप ठीक ठाक बना लिया करते हैं। अब मैं डर रहा हूं। ये मैं अब आपको सुनवाती हूँ। अब मैं डर रहा हूँ कि बहाने बनाने में आप कितने माहिर रहे हैं। कौन है ये? आज हम मनोज तुम्हारी कुछ शरारतों के बारे में बताना चाहते हैं कि तुम बचपन में कैसे थे। जब तुम पढ़ाई करते थे, लिखना शुरू किए, साहित्य की तरफ तुम्हारा झुकाव हुआ, लिखना शुरू किए, तब पापा तुम्हारे लिखने पर प्रतिबंध लगाने लगे कि पढ़ाई छोड़कर अब केवल यही काम रह गया है तुम्हारे लिए, लिखने का ही।
लेकिन तुम मानते नहीं थे। अंत में हमको बिगड़ते थे और मैं भी चाहती थी कि कम से कम तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद जो करना है करो। लेकिन तुम्हारी ये आदत थी कि तुम एग्ज़ाम टाइम में भी रजाई के नीचे छुप करके कोर्स की किताब के अंदर साहिर की किताबें रख करके और तुम पढ़ते थे। और तुम जानते थे कि मम्मी को पता नहीं है। एक दिन मैं पहुंच गई, मैंने पूछा क्या कर रहे हो भैया? कहें मम्मी पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? तो कहें कि हाँ। हमको अच्छा चलो रजाई हटाओ। रजाई हटाई तो मैंने देखा कि ये किताब के अंदर साहिर की बुक रख के पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यही है तुम्हारा कोर्स, यही पढ़ोगे? तो बहुत डांटे इनको। हाँ, उसके बाद चलो ठीक है, जो किए सो किए। ये इंटर पास करके जब गए, कहे मम्मी आपको रिजल्ट से मतलब है, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको इससे मतलब नहीं है। मैंने कहा जब पढ़ोगे तो नहीं तो रिजल्ट कहाँ से दोगे? कहीं हमारी जिम्मेदारी है। खैर अंत में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उस ज़माने में 70% इंटर में ले आए। संतुष्ट हुए हम कि चलो ठीक है। इनका एडमिशन करा दिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइंस साइड से। अब ये जाएं, जब इनको हम कहें हर ये शुक्रवार को वहाँ से चले आवें, तो हम कहें कि अब मंडे को हम जब तैयार करें इनको जाने के लिए कि मनु तुम्हें कल जाना है, तो कहें कि मम्मी कल तो सोमवार है। तो हम कहा फिर? तो कहें कल मम्मी उधर के लिए दिशा सूर है, नहीं जाना चाहिए। तो हम कहे कि अच्छा चलो ठीक है मत जाओ भाई, कल चले जाना। तो जब मंगल हो तो कहा मम्मी आज तो मंगल है, इतवार मंगल निकलना नहीं चाहिए घर के बाहर। तो किसी तरह हम इनको ठोक पीट के बुधवार को भेजते। ये जाते इलाहाबाद, बुधवार रहते, बृहस्पतिवार रहते, शुक्रवार को फिर कहते मम्मी आज घर आ जाए। हम कहे क्यों? यूनिवर्सिटी तो कल सैटरडे है, क्लास बंद होगा। तो कहा नहीं मम्मी अब आज ही आखिरी क्लास है, कल तो सैटरडे है, कोई आता जाता नहीं है। तो ये किसी भी कीमत पर वहाँ रुकते नहीं थे। ये शुक्रवार को वहाँ से भगा मैं घर के लिए। ये इनकी शरारतें थी, चाहे जितना इनको डांटा जाए, लेकिन इनका तेवर कुछ बगावती और जिद्दी था। ये करते वही थे, लेकिन ज़बरदस्ती मम्मी से मनवा करके। और आज जो कर रहे हैं, जहाँ पर हैं, वो आप लोगों के सामने है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और हमको आज बहुत अच्छा भी लग रहा है कि चलो कम से कम इनकी जिद पूरी हुई और इन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया। हाउ स्वीट, कितनी अच्छी एंडिंग दी है मेरी मम्मी ने। हाँ, ये जो मम्मी ने पूरे इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिए ना कि मैं रजाई में किताब लेके, मैं कहानियों पे बड़ा हुआ हूँ। दूसरे बच्चों की माएँ उनको लोरियाँ सुनाती रही होंगी, इन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। गाती भी खैर बहुत अच्छा नहीं है कोई वो, लेकिन कहानियाँ बहुत सुनाती थी। मारेंगी शो देखने के बाद। कहानियाँ मुझे सुनाती, कपिल देव के बारे में। 83 का वर्ल्ड कप जीता, 83 का वर्ल्ड कप जीता, मेरी उम्र 7 साल। मैं अपनी मम्मी के साथ सोता रहा हूँ क्लास 10 तक। क्लास 10 के बाद मैंने इनसे अलग सोना शुरू किया है, वरना इनके साथ ही मैं सोता था। तो रोज़ कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी, कभी पीटी उषा की कहानी, कभी कपिल देव की कहानी। तो इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे दिमाग में ये चीज़ बोने में, ये बीज बोने में कि ज़िंदगी ऐसे ही शुरू करके ख़त्म मत कर देना, कुछ कर लेना। तो इसलिए वो कुछ कर लेने की कोशिश चलती रही। और ये हालत ऐसी थी कि यूनिवर्सिटी जाता था मैं, वहाँ रहता था, ऐसा नहीं है, पर समाउ क्लास की तरफ मन कम रहता था। तो समझ में आ गया आंटी की बातों से। हाँ, तो लोगों से मिलना मिलाना और शायरी सुनाना। लक्ष्मी चौराहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लक्ष्मी टॉकीज़ है कटरा के पास, मैं पीसीबी हॉस्टल में रहा करता था। पीसी बनर्जी और जे एन झा दोनों में मिला के आधा आधा वक्त मेरा गुजरा है। अब वहाँ चाय की दुकानों पे बन मक्खन खा के और चाय पी के और शेर सुनाना। और उसका फ़ायदा क्या था कि मैं था तो बहुत जूनियर, पर जितने सीनियर्स थे सब मेरे फ़ैन, बड़े बड़े सीनियर्स। कोई एमए कर चुका है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, कोई फलाना तोप सिंह है, सब के सब। तो वो मैं बड़ा एंजॉय किया करता था कि यार मैं मतलब अभी अभी आया हूँ, पर देखो यहाँ मैं बैठा हूँ और मेरे आसपास बारात लगी हुई है पूरी। तो वो लत लग गई थी। तो मैं आपके लेखन पर ही आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले चूंकि साहिर साहब का जिक्र हुआ है, तो साहिर साहब का अपनी पसंद का कोई शेर कुछ? साहिर साहब की एक नज़्म है ताजमहल। देखें आप, लिटरेचर में एक चीज़ बहुत, लिटरेचर में या किसी भी तरह के फाइन आर्ट में, आप किसी भी चीज़ को जो सदियों से जिसके बारे में बातें होती आ रही हैं, उसको आप अपने अंदाज में कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे लोग आए जो मुझसे बहुत अच्छे होंगे, मेरे बाद बहुत सारे लोग आएंगे जो मुझसे बहुत अच्छे होंगे, कल आएंगे, लेकिन कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले।
कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। साहिर की जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उनमें से एक नज़्म है उनकी, ताजमहल। ताजमहल को हमने हमेशा कैसे देखा है कि ये एक मोहब्बत की निशानी है, शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनवा दिया। साहिर की वो नज़्म जब पहली बार तलखियाँ उनका एक दीवान था उसमें छपी थी, और जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मैं पागल हो गया था। मुझे लगा ये कौन सा अप्रोच है कोई नज़्म कहने का। साहिर की नज़्म ताजमहल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बोल के सुनाता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ आएंगे लेकिन वो हमारे सुनने वाले समझ लेंगे। ज़िंदगी विद ऋचा वही देखते हैं जो बहुत अराइव्ड होते हैं लाइफ में। पता चला मुझे समझ में नहीं आया तो क्या। साहिर कहते हैं कि ताज, अपनी महबूबा से बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही। समझाता भी हूँ कि ताज तुम्हारे लिए मोहब्बत की निशानी सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, यहाँ नहीं मिलूंगा मैं तुमसे। क्यों कि बज़्म शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी। ये शहंशाहों की महफिल है, इसमें हम जैसे गरीबों का आना जाना कोई मतलब नहीं है। बज़्म शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हों सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। जिन रास्तों पे शहंशाहों के घोड़ों की टाप पड़ी हुई है, जहाँ इतनी अयाशियाँ हैं, उस पे प्यार करने वाली रूहों का मिलना कोई सेंस नहीं बनाता, इट्स नॉनसेंस। सब्त जिस राह पे हों सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। ये जो तुम्हें वफ़ा का और मोहब्बत का पर्दा डाल दिया गया है तुम्हारी आंखों पे, तुमने इसके पीछे झांक कर जो अयाशियाँ छुपी थी वो तो देखी होती, वो तुमने कभी देखी नहीं। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने अंधेरे मकानों को तो देखा होता। तुम किसी के मकबरे में दिए जला रही हो, अपने अंधेरे मकान तुमने कभी देखे नहीं। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। वो मजदूर जिन्होंने ये बनाया है ताजमहल, उनको भी तो किसी से प्यार रहा होगा। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने किंदील। ये समंजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। क्या बात, क्या बात। दिस वॉज साहिर टू मी। ये वो मोमेंट था जब मैं पहली और आखिरी बार हमेशा हमेशा के लिए साहिर के नाम पे बिक गया। तो अब आपकी पहली जो भी लेखन रहा होगा, क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले कोई 2 पंक्तियां ही भले लिखी हो, लेकिन लगा यार मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो मीटर है या नहीं है जो आज आप मुझे समझा रहे थे, क्या लिखा था? क्या लिखा था वो मैं अगर बताऊंगा तो वो सबके लिए एम्बैरेसमेंट है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। 2 लाइनें जो मैंने लिखी थी निहायत वाहियात हैं, पर ऐसा तो उस कोई समय तो अच्छी लगी होंगी आपको। हाँ उस वक्त, क्योंकि 7-8 साल का रहूँगा तो लिख दी होगी मैंने। ये उस वक्त की बात है। आज फिर यार तेरी महफिल में चले आए हैं, दिल के ज़ख्म फिर एक बार साथ लाए हैं, ऐसा कुछ लिखा था। कोई सर पैर नहीं था, लेकिन मुझे वो नज़्म याद है जो मैंने पहली बार, जिसे आप कहते हैं कि एक मुकम्मल नज़्म आपने लिखी। अब आपने पोइट्री लिखी है, क्योंकि एक चीज़ है कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप गिरे पड़े। आज आपने ना 5 किलोमीटर आपने साइकिल चलाई पूरी फर्राटेदार, तो वो 5 किलोमीटर की जो साइकिल मैंने चलाई थी वो मुझे याद है। कब, किस साल? ये है 94 की बात है। 94 मतलब मैं 18 साल का हो चुका था, और तब तक मैं पढ़ता बहुत था। तो मुझे अब शायरी का मीटर समझ में आ चुका था, मुझे फ़ाइलातुन समझ में आ चुका था, मुझे अरकान समझ में आ चुका था, मुझे बहर समझ में आ चुका था। और एक बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोफेशनली अटैक करना चाहते हैं, आप उसको एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो आप उसमें मतलब शेकी ग्राउंड्स पे ना रहें कि आपको हाँ थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत ये सुन लिया है, थोड़ा बहुत वो सुन लिया है। फिर जितना हो सके आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैक नहीं बनना है, मास्टर ही बनना है। एग्जैक्टली, फिर मास्टर ही बनना है। अच्छा, ये वो टाइम था जब गूगल तो हमारे पास था नहीं, तो हम क्या करें, किताबें पढ़ते थे। और जितना जेब खर्च, सारे दोस्तों से मैंने उधार लिए हुए अपने, कभी आपका गौरीगंज जाना हुआ तो मिलाऊंगा, सब मांगते हैं, मैंने कभी वापस नहीं लौटाया। किसी से 25, किसी से 30, किसी से 40, सबसे मांग के मैं सिर्फ किताबें खरीदता था। मेरे भी लिखने की और प्रॉपरली लिखने की वजह वही थी जो हर शायर की होती है, और मुझे लगता है दूसरी कोई वजह होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकती। और वो ये है कि जब आपको इश्क होता है, पहला प्यार,
और ऐसा पागलों जैसा होता है कि आपको लगता है कि दुनिया बस यही है, यही एक लड़की, इसके आगे इसके पीछे कायनात का कोई मतलब नहीं है। तो मैं भी उस दौर में गया, गुजरा उससे। तो 11वीं 12वीं में भयंकर इश्क किया, जिस तरह से इश्क कर सकते हैं वैसा इश्क किया पागलों की तरह। मतलब मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, वो वाला इश्क था। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे ख़त पे कलेजा निकाल के। हाँ, क्या बात है। तो हम तो ख़त पे कलेजा निकाल के रखते थे, और ये वही टाइम भी था जब वाकई चिट्ठियाँ लिखता था मैं, दिन रात चिट्ठियाँ लिखता। मैं उसको लिखता, वो भी कभी कभी मेरे 10 चिट्ठियों के जवाब में एक चिट्ठी लिखती। तस्वीरें हमारी कुछ साथ की थीं। स्कूल ख़त्म हुआ और एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो स्कूल ख़त्म हो गया है और अभी हमारा सब कुछ ख़त्म। मैंने कहा ब्रेकअप, ये कैसे हो गया? नहीं तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो। मैंने कहा पापा को नहीं पसंद, क्यों? नहीं, पापा कहते हैं कि ये शायरी वारी करता रहता है, कुछ करेगा नहीं लाइफ में। और बहुत लोग जो हैं जब यहाँ बैठ के बातें होती हैं तो कोई कहता है मैं मोतीलाल नेहरू दिया है मैंने, कोई IIT दिया है, कोई रुड़की जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। तुमने एक बार भी, तुम मजाक में भी बोल देते, झूठ भी बोल देते कि तुम भी कुछ करोगे। मैंने कहा मैं इन सबसे बड़ा करूँगा, मैंने 100 बार बोला है। मैंने कहा मैं फिल्मों में गाने लिखूंगा, मजाक की बात थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है वो, फिल्मों में काम करूँगा मैं। ये सब ठीक है, तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो और तुमने एक भी ऐसी वजह मुझे नहीं दी है कि मैं तुम्हारे लिए उनसे लड़ूँ और उनको मैं समझाऊँ कुछ। तो ये कहानी यहीं ख़त्म है। और तुम ऐसा करो, मेरी चिट्ठियाँ मुझे वापस कर दो और मेरे फोटोग्राफ्स दे दो, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि बाद में चल के इनका कोई इशू बने। ये जब सुना ना मैंने कि चिट्ठियाँ और फोटोग्राफ्स वापस कर दो, तो अंदर बड़ी खलबली मची। जॉन एलिया का एक शेर था कि ये तेरे ख़त, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाब व ख़याल, मताए जहाँ हैं तेरे कौल और कसम की तरह, गुज़श्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। तो ऐसे संभाली थी मैंने वो चिट्ठियाँ, मुझे इतनी अजीज़ थी। मैंने कहा दूंगा नहीं तुम्हें चिट्ठियाँ, ये मेरी कमाई है। ये उन तपती हुई दोपहरों का मेहनताना है जब मैं तुम्हारी खिड़की खुलने के इंतज़ार में जून के मौसम में घंटों मैदान में जो तुम्हारे घर के आगे था वहाँ खड़ा और तुम्हारी खिड़की ताकता रहता था कि तुम खिड़की खोलोगी तो मैं एक बार देखूंगा। मैंने कहा ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये पूरा इस पर मेरा राइट है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पर। खैर फिर भी नहीं, मैं तुम्हें देना तो पड़ेगा। और अब मुझे इस एक थॉट से कि मुझे वो चिट्ठियाँ लौटानी पड़ेंगी, उसने मुझे अंदर बहुत तोड़ दिया। मुझे वो फोटोग्राफ्स लौटाने पड़ेंगे, उसने मुझे बहुत परेशान किया। और मैंने अपनी पहली नज़्म लिखी। वो नज़्म थी कि आँखों की चमक, जीने की लहक, आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे ख़त लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वो जो 2 साल मैंने तुम्हारे प्यार पे कुर्बान कर दिए, जब मेरी उम्र के बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैं तुम्हारे गलियों के चक्कर लगाता था क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थी। केमिस्ट्री लैब में मैं एक एक मोमेंट ढूंढता था कि कब टीचर की 1 मिनट को आंख झपके और कब मैं बॉयज़ और गर्ल्स का सेक्शन अलग था, कब मैं एक बार तुम्हारे पास से गुजर जाऊं। बस ऐसा नहीं कि तुम्हें गले लगा लूं, तुम्हें चुभ लूं, कुछ नहीं, बस मैं गुजर जाऊं एक बार, उतने से मैं तसल्ली थी। मुझे इतना इश्क किया है मैंने तुम्हें, इतना प्यार किया है मैंने तुम्हें, वापस तुम्हारे लिए इतना ही था बस कि ये चिट्ठियाँ फोटोग्राफ्स, तुम्हारी जायदाद इतनी ही है, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है मुझ में सिर्फ इतना सा है। मेरा इन्वेस्टमेंट तुम में मेरे ख्वाब है, मेरे ख्याल है, मेरी शायरी है, मेरी पोइट्री है, मेरे 2 साल हैं, सब वापस करो मुझे। आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे ख़त लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, मैं फेर के आंखें हर शय से बस तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वो शाम सुहानी वापस दे, मैं तेरे ख़त लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। मोहब्बत एक चीज़ आपके चेहरे से छीन लेती है, वो है नूर। जब आपका दिल टूटता है, जब आप परेशान होते हैं, जब आप दिन रात रोते ही रहते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी मेकअप अपने ऊपर लगा लें, कोई भी मिट्टी मल लें, आपके चेहरे पे वो नूर नहीं लौटता। और मुझे हमेशा लोग कहते थे कि तुम दिखते अच्छे हो, तुम्हारे चेहरे पे बड़ी चमक है, बड़ी रोशनी है। वही चेहरा बुझ गया था। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था, वो नूर था मेरे माथे पर कि हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस दे, मैं तेरे ख़त लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे,
जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे, वो धूप छाँव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल ख्वाबों की फसलें थी जहाँ अब रेत के बंजर टीले हैं, आँखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। भैया आपने 12th के बाद लिखी, ये एग्जैक्ट 94 की लिखी हुई नज़्म है। बट एक बात बताऊँ आपको, ये आपने 94 में लिखी और मेरी फितरत है मस्ताना आपने 2 साल पहले 18-19 में। जी। मैं इसके पन्ने पलट रही थी और वो मुझे लगा कि वो 94 का दर्द अभी भी बहुत सारी आपकी नज़मों में है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जैसे आजकल के बच्चे कह देते मूव ऑन, फॉरगेट, लेकिन आप आज भी उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पहले प्यार को भुला नहीं पाती। एम आई राइट? भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, और प्यार ही भूलने वाली चीज़ नहीं है, वो पहला हो वो आखिरी हो। ज़िंदगी में 2 ही तरह के हादसे होते हैं, एक है कि जिसको आप प्यार करें वो आपको ना मिले, और दूसरा वो आपको मिल जाए। मुझ पे दोनों हादसे गुजरे दोनों। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि दर्द जो है ना, पेन, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आपको एक टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखना है, या उस टूटे हुए अपने मुस्तकबिल का चेहरा देखना है, या उस शीशे को लेके अपनी नसें काट लेनी है, आपके ऊपर है। मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव था और मुझे ये बात शुरू से पता थी कि अगर ये दर्द ही मेरी कमाई है तो इस दर्द को मैं सही डायरेक्शन में लगाऊंगा। और ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ, बहुत पहले मुझे ये पता लगना भी शुरू हो गया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इतना अर्ली मुझे इश्क भी हो गया, गहरा वाला इश्क भी हो गया और दिल टूट भी गया। बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसको यूज़ करूंगा। कहते हैं वियोगी होगा पहला कभी। एग्जैक्टली। सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पाँव में हर रोज़ छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये टूटा हुआ दिल मेरी ताकत है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये एकदम जुड़ जाए, मेंड हो जाए। नहीं, दैट्स नॉट मी। मेरी तो पूरी की पूरी शायरी ही, मैंने इसके अपनी किताब के किसी पन्ने पे लिखा है कि सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। तो वो अनलर्न नहीं हो पाई आंखें आज तक। ब्यूटीफुली मैंने पढ़ा था सुबह, और मतलब कुछ तो आपकी नज़में इस किताब में ऐसी हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसमें से कोई एक चीज़ पढ़ें क्या? कोई एक आप सिर्फ बताएं, एक पैराग्राफ जो आप आपको, आपकी सबसे फेवरेट। आज अपने पहले प्यार को ही डेडिकेट करके सुनो, क्या पता वो ये शो देखें। एक्चुअली बिल्कुल डेडिकेट कर देते हैं उसमें, ये बात सही है। जो इश्क होता है ना, उससे आपका टेक अवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उससे क्या सीखा, आपको क्या मिला, किस चीज़ ने आपको आगे बढ़ते रहने का हौसला दिया। क्योंकि मुझे तो ये कह दिया गया था ना कि ये भी ज़िद कहीं ना कहीं थी कि ये भी गलत साबित करूँगा। ये मैंने इतनी बार सुना है ना कि तुम भिखारी रहोगे, क्योंकि तुम तो पोएट हो, तुम तो राइटर हो। हमारे यहाँ तो मतलब राइटर का मतलब क्या होता है, झूला टांग के घूमे, चौक पे गए, चाय पी, शेर सुनाए। और मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से ये पता था कि ये सच नहीं है, ये आधा सच है, ये तुम्हारा सच है। तुम्हारा दायरा तंग है सोच का, तुम्हें पता नहीं है। और मुझे पता था कि अगर हम कमर्शियल राइटिंग करते हैं और कमर्शियल राइटिंग को एक ऑनेस्टली किया जाए, अच्छे से किया जाए, और ये बात समझा दी जाए लोगों को कि देखो तुम्हारी फिल्म में जो करोड़ों का बिजनेस है, इसमें मेरा हिस्सा है, मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि लोग तुम्हें भगा देंगे, निकाल देंगे, कि कमरे से निकल जाओ, ऐसा नहीं है। आप प्रूव कीजिए अपना वर्थ एंड यू विल गेट योर शेयर ऑफ द लग्जरी। तो ये एक नज़्म है। वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा, जिसे मैं देखता था आंख भर के। जहां पर लाल हो जाते हैं आंसू, मैं लौटा हूं उसी हद से गुजर के। मेरी हो तुम ये कोई ना कहेगा, मगर ये सच तो फिर भी सच रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये कैसा राब्ता है मेरा तुमसे, तुम्हें खोने से डरता था, तुम्हें खोने से डरता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जहर बरसा है क्या नींदों पे मेरी, या मेरी आंखों में नश्तर गड़े हैं। वजह क्या है कोई समझाए मुझको, ये मेरे ख्वाब क्यों नीले पड़े हैं। तसल्ली अपनी अपने पास रखो, मुझे ये दर्द की रातें हैं प्यारी। ये मेरा इश्क है, मेरा रहेगा, ज़रूरत ही नहीं मुझको तुम्हारी। खलिश अब तक मेरे दिल में दबी है, मुझे जो कल थी वो ज़िद आज भी है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी खैरियत के वास्ते मैं दुआएं तब भी पढ़ता था, दुआएं अब भी पढ़ता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भटकती रह गई एक रात मेरी,
तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में लेकिन यही एक चीज़ थी जो हो न पाई। हवा में घर बनाया था कभी जो, उसी के सामने बेबस पड़ा हूँ। तुम्हारे बिन दरीचा कौन खोले, कई जन्मों से मैं बाहर खड़ा हूँ। ये दिल जो पन्ना पन्ना फट चुका है, कभी पढ़ना कि इस पर क्या लिखा है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो जीते जी न मेरा नाम लेंगे, उन्हीं होठों पे मरता था, उन्हीं होठों पे मरता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत खूब। चलिए, तो ये पहला प्यार तो था, लेकिन ये आखिरी प्यार नहीं था। आखिरी प्यार हो भी नहीं सकता, सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव। कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश। किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। क्या बात है, वाह, बहुत सारे लोगों को आपने उम्मीद दिखा दी। लेकिन हम अगले प्यार की आपसे बात करें उससे पहले एक और मैसेज आपको सुनवा देते हैं। वो आपके लिखने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे आज भी स्कूल के वो दिन याद हैं जब हम और मनोज साथ साथ क्लास 11th में पढ़ते थे। अच्छा, जब भी हम दोस्तों की महफिल जमती तो मनोज शुरू हो जाते अपनी शेर व शायरी के साथ। मुझे कभी भी शेर व शायरी बहुत पसंद नहीं रही, लेकिन दोस्ती के नाते वाह वाह तो करनी ही पड़ती थी। और वाह वाह करो तो ये फिर शुरू ही रहते थे, इनका ख़त्म ही नहीं होता बदमाश। था। तो मुझे कहना पड़ता था कि अब बस करो, अब मत पकाओ, चुप होने का तुम क्या लोगे। अच्छा, उस समय भी मनोज यही कहते कि एक दिन मेरा गाना फिल्मों में आएगा, तब तो सुनोगे। और मैं भी उतने ही बेबाकी से उसे जवाब देता कि जब आएगा तो सुन लेंगे, अभी बस करो, अभी चुप हो जाओ, अभी मत पकाओ। सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर वो दिन आ गया जब मनोज ने तय किया कि अब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जाएगा। मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो मुझे कम से कम मुंबई तक तो नहीं, लेकिन लखनऊ तक तो छोड़ने जाना ही था, क्योंकि लखनऊ से एक पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन थी जो मुंबई जाती थी। 7:20 मुझे आज भी याद है, वो शाम का वक्त था, करीब 7 बज रहे थे। मैंने रेलवे स्टेशन पर वहीं पर एक डायरी खरीदी और एक पेन लिया, और उस डायरी में मैंने लिखा, जाने की जिद है तो जीत कर आना। और मुझे आज ये कहते हुए बेहद खुशी भी है और गर्व भी कि मनोज ने न सिर्फ जीत हासिल की है, बल्कि अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर स्थापित किया है जहां से आज हजारों युवा उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का केंद्र है। लोग आज मनोज जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा लिखना चाहते हैं, और उसके जैसा नाम कमाना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दीपक हैं। ये जो दोस्त वाकई जो धरोहर होती है ना, वो बाद में आप कुछ भी, कितना भी पैसा कमा लें या कितने भी नए दोस्त और फिर प्रोफेशनल कॉलीग्स बन जाते हैं, बट मुझे लगता है ये वाले दोस्त फिर वो ऐसे फिर नहीं मिलते। क्योंकि इनके साथ आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बचपन से शेयर होती आ रही हैं, और इन्होंने कभी आपकी तरफ ऐसे नहीं देखा कि आप कुछ हैं। एग्जैक्टली। आप तो कुछ थे ही नहीं। ये तो मनोज शुक्ला के दोस्त थे, मनोज Exactly. मुंतशिर के दोस्त नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जब आप एक खास उम्र के बाद और एक खास तरक्की के बाद आप बहुत कुछ और कमा सकते हैं, दोस्ती नहीं कमा सकते। दोस्ती वही है जो आपने अपने लड़कपन के दिनों में कमा ली। चलिए, अब बात करते हैं आपकी पत्नी जो अब हैं नीलम, इनसे आपकी मुलाकात, क्योंकि ये भी गौरीगंज की रहने वाली है, तो इनसे आपकी मुलाकात कब, कैसे हुई, वो थोड़ा बताएं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर। इनके घर की तरफ मैं वॉक करने जाया करता था। मेरा एक दोस्त है संजू, उनकी राइस मिल के सामने इनका घर था। तो मैंने जब पहली बार नीलम को देखा था तो ये बैडमिंटन खेल रही थी, और काफ़ी कम उम्र रही होगी मेरे ख्याल से। और हमारे बीच में ऐसा भी नहीं कि स्पार्क्स फ्लू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो हार्ट ब्रेक वाला बंदा था, मैं तो कहीं और किसी से इश्क कर रहा था, और टूटे हुए दिल को लेके संजू के पास जाके रोज़ रोना रोता था। तो इनके पापा से भी बातें होने लगी, आते जाते इनसे भी होने लगी। इसको भी थोड़ा सा लिखने पढ़ने का शौक़ था, तो हमारे बीच में डायरीज वगैरह एक्सचेंज होने लगी, बस इतना ही। कोई रोमांस, कोई इश्क, कुछ नहीं। फिर हुआ यूँ कि मेरी शादी तय हो गई। और शादी, ये वाली कहानी कभी मैंने भूली नहीं आज तक। शादी यूँ तय हुई कि मैं सेकेंड ईयर में था, BSc, और एक दिन पापा मुझसे आए और पापा कहने लगे, देखो मुंबई से एक रिश्ता आया है, मुंबई से। ओह माय गॉड। तो पहले तो रिश्ता आया है वाला पार्ट मैंने सुना, तो मैं बड़ा बिफरा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पहले कुछ बनना बनना है। लेकिन अब पापा थे और हमारी शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स हुई, डेट तय हुई 13 मई
1997 की बात है ये। 5 महीने बाद की शादी की डेट वेट सब फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, हमारा एंगेजमेंट भी हो गया, रोका सेरेमनी वगैरह भी हो गई, जिसको परीक्षा कहते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, सब कुछ हो गया। और नीलम जो मेरी बीवी हैं अभी, तो नीलम के फादर के पास मारुति कार हुआ करती थी, जो कि बहुत कम लोगों के पास थी। तो मारुति कार बुक की गई। मेरे पापा ने फ़ोन किया कि अरे चौहान जी को फ़ोन करते हैं और चौहान जी की मारुति जो है वो तो मुझसे जाओगे बेटा दूल्हा बन के, ऐसे थोड़ी जाओगे। मैंने कहा पापा बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, कर दीजिए। तो चौहान जी को 500 रुपये का बयाना दे दिया गया। चौहान जी की मारुति कार बुक हो गई दूल्हे को ले जाने के लिए। अब कांड होना बाकी था, और कांड ये था कि इधर मैं और वो जिनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, हमारे बीच में बहुत सारा एक रिश्ते को मजबूती मिलने लगी। हम रोज़ बात करते, चिट्ठियाँ आने लगी, जाने लगी, और हमारी मोहब्बत पक्की हो गई 4 महीने में। शादी 13 मई को है। अप्रैल के एंड में उनका भाई इंजीनियर था, वो मुझसे मिलने आया। शाम को मेरे साले साहब और मैं, हम लोग ऐसे घूमने निकले। तो जीजा जी क्या प्लान है? मैंने कहा प्लान बस यार बीएससी पूरी हो जाए, नहीं तो मेडिकल। मैंने कहा नहीं गाने लिखने। नहीं मतलब मेडिकल। मैंने कहा मेडिकल, यहाँ बीएससी कर रहे हैं ना, बायो से आपका है। तो मैंने कहा यार बायो से बीएससी कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि मेडिकल ही देंगे। मैंने कहा वो है, वो अलग चीज़ है, वो मैं पापा की खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं फिल्मों में जाऊँगा, मैं गाने लिखूँगा। अब उनके हाथ पांव फूलने शुरू हुए। उन्होंने कई एंगल से मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो जैसा था वैसा था। झूठ नहीं बोलता था मैं, इसलिए कि लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड रहे। वो आज तक फॉलो करता हूं मैं, इसलिए नहीं कि बहुत सत्यवादी हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी बुराइयां होती हैं। हाँ मतलब प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे कि मैंने आपसे कल क्या बोला था, परसों क्या बोला था। इतने लोगों से आप डील करते हो, तो एक ही चीज़ रखो, एक ही स्टांस रखो, ताकि सोचना नहीं पड़ता। तो मैंने बोला यही सच है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं किसी मेडिकल में जाके कभी नहीं बैठूंगा। तो कह रहे लेकिन हम लोगों ने तो सोचा था कि मतलब आप तो डॉक्टर बनेंगे। खैर ये बात इधर ही रही और वो चले गए। अगले दिन उनकी तरफ से मुंबई से फ़ोन आता है मैं फ़ोन उठाता हूँ, मुझे कहते हैं उनके पापा, लड़की के पापा, कि ज़रा शुक्ला जी से बात कराई। शुक्ला जी से मैंने बात कराई। शुक्ला जी को बोला कि हम शादी तोड़ रहे हैं। अब शादी तोड़ रहे हैं तक मैं दोबारा प्यार कर चुका था, और दोबारा मैं एकदम फुल्ली अटैच हो चुका था। प्लस एक पंडित परिवार, एक ब्राह्मण परिवार उत्तर प्रदेश का, आप सोचें लड़की वालों ने शादी तोड़ दी। ये बात तो मतलब डूब बनने वाली थी। बदनामी वाला बात। मुझे याद है वो बगल में एक कुर्सी थी, उस पर गिर पड़े थे फ़ोन पे। जब कॉल आई तो ये बात बहुत देर तक तो बोल ही नहीं पाई कि हुआ क्या। तकरीबन 10 मिनट बाद वो इतना बोल पाए बड़ी मुश्किल से कि उन्होंने शादी तोड़ दी। और उधर वो गिरे, इधर मैं गिर पड़ा। मैंने कहा यार बताओ ये क्या बदनसीबी है मेरी, दोबारा हार्ट ब्रेक। उनके एक चचेरे भाई रहा करते थे लखनऊ में, जो कि शादी के बिचौलिए जो होते हैं वो थे। मैं पहुंचा, मुझे आज भी वो शाम कभी नहीं भूलेगी। एक ट्रेन चलती थी गौरीगंज से लखनऊ के लिए, इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 5 बजे चलती थी गौरीगंज से, और वापसी में भी वही ट्रेन थी जो शाम को 6 बजे लास्ट ट्रेन थी। मैं उनके घर पे पहुंचा, वही जो जीजा जी करके आगे पीछे घूमते थे। पहले तो मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुला, तो मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा एक बार बात तो कर लो आप मुझसे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लो। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोल के अंदर बिठाया, और न चाय न पानी, कुछ नहीं। यार देखो तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ऐसे बात मत कीजिए, अभी 10 दिन पहले तक आप कितने प्यार से मुझसे बात करते थे। मैंने कहा मैं थोड़ी बदल गया हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई एंड टॉक अबाउट इट, बात करते हैं। नहीं यार तुम मतलब क्या आवारागर्दी है तुम्हारी यार, और हम तो फंस गए, मतलब हम अपनी बहन को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने कहा कहाँ फंस गए, किस चीज़ में फंस गए? नहीं मतलब क्या शायरी वारी करोगे और गाने लिखोगे, पता नहीं क्या करोगे तुम। भाई देखो हमें छोड़ो, हमारी जान छोड़ो, हमें आपके साथ रिश्ता नहीं करना। मैं उनको समझाता रह गया, और वो भाई साहब मुझे धक्का देते रह गए दरवाजे के बाहर तक कि जाओ यार। मैंने कहा देखिए अब 6:30 बज चुके हैं, मुझे अब ट्रेन भी नहीं मिलेगी, मैं कहाँ जाऊँगा। इतना मैं मिन्नत वाले मोड में आ चुका था। तो सरिया, पता नहीं आपको वर्ड पता है कि नहीं, जहाँ ये गाय बैल वगैरह बांधते हैं, तो उनके घर के सामने एक सरिया थी, जहाँ के 3-4 गायें बंधी हुई थी और भैंसें थीं। उसी सरिया में उन्होंने एक फोल्डिंग बेड मेरी डाल दी बगैर पंखे के, और बोला ये अप्रैल की बात है, अप्रैल की तपती हुई गर्मियाँ, बोला यहीं सो जाओ। मैं गायों भैंसों के साथ रात भर सोया। सुबह मेरे लिए चाय भी नहीं आई, मैं सिर्फ गुड बाय कहने गया। मैंने कहा अब जा रहा हूँ, और एक बात मैं बोल के जा रहा हूँ, एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा ना कि आप बहुत पछताओगे इस दिन पे, याद रखोगे आप ये दिन। हाँ तुम्हारे जैसे बहुत देखे भाई, जाओ। और मैं घर आ गया। मैंने बहुत बार उस लड़की को भी कॉल करने की कोशिश की, बट शी डिडंट टेक माई कॉल। उसने एक बात मुझे बोली थी कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
उसमें एक लाइन लिखी है मैंने कि तसल्ली अपनी अपने पास रखो, जो नज़्म मैंने पढ़ी है कि तसल्ली अपनी अपने पास रखो, मुझे ये दर्द की रातें हैं प्यारी, ये मेरा इश्क है मेरा रहेगा, ज़रूरत ही नहीं मुझको तुम्हारी। ये कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अब मैं चला गया भयंकर, आई डोंट नो वेदर डिप्रेशन वॉज द वर्ड, पर वैसा ही कुछ डिप्रेशन जैसा। दुनिया से कट गया, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाना ना पीना ना पढ़ना ना जगना ना सोना ना दोस्तों से मिलना मिलाना, एक कमरे में कैद, कब सुबह हुई कब शाम हुई, हफ्तों निकल गए मैंने सूरज नहीं देखा, हफ्तों निकल गए मैं अपने घर के दालान में नहीं आया, अपने घर की छत पे नहीं गया। उस बीच नीलम मुझे अक्सर फ़ोन करती हैं और कहती कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा टाइप की बातें। सो शी वॉज माई शोल्डर टू लीन बैक ऑन। और वो रिश्ता नीलम को मैं इसके पहले 2-2.5 साल से जानता था, पर हमारे बीच में कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन इतनी हमदर्दी इतना प्यार, और मैं बहुत टूटा हुआ था। एक दिन लगा कि यार ठीक है फिर तुम ही आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, तुम्हें तसल्ली इतनी दे रही हो, इससे अच्छा है कि तुम आ जाओ। एंड शी सेड आई ऑलवेज लाइक्ड यू। मैंने कहा ओके ठीक है, और यहाँ से मेरी और नीलम की कहानी शुरू हुई। अब आप देख ही रही हैं कि कहाँ तक पहुँची ये बात। गॉड, आपने भावुक कर दिया। और आज मैं सोच रही हूँ कि देखिए इसमें एक सीखने को है कि कई बार हम किसी व्यक्ति के बहुत बुरा वक्त ना कहूँ, अच्छा वक्त नहीं होता है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, किसी भी रिश्ते में, ज़रूरी नहीं प्यार में। और कितनी बार वो व्यक्ति अगर कुछ आज बन जाता है तो मुझे यकीन है उन दोनों को पता होगा कि आज आप कौन है क्या है। आई एम श्योर दे नो, और शायद अपने फैसले पर पछताती भी होंगी। रिचा बिल्कुल पता होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ ना कि हमें थोड़ी सी आदत पड़ गई है ना किसी की फेस वैल्यू पे या किसी को देख के 2 मिनट में जज कर लेने की। ये वाली गलती हम दिन में 10 बार करते हैं, हम सब करते हैं ये गलती। उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो हम तो एक ऐसी जनरेशन में है ना जहाँ हम डीपी देख के इंसान को फ्रेंड और अनफ्रेंड करते रहते हैं इतना क्विकली। मतलब आपने डीपी देख के अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा डीपी मैं नहीं हूँ, मेरा डीपी। तो आज की जनरेशन के साथ तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हमारे ज़माने में तब भी कम थी, आज थोड़ी सी और प्रॉब्लम ज़्यादा है कि किसी को जानने के लिए किसी के साथ वक्त गुजारना पड़ता है, किसी के साथ ट्रैवल करना पड़ता है, किसी के साथ अच्छे बुरे तमाम मोमेंट्स गुजारने पड़ते हैं। तो नीलम की मेरी तो ऐसे ही रही जान पहचान, क्योंकि नीलम और मैं कभी इस एजेंडा से मिले ही नहीं कि हमें हमेशा साथ रहना है या कोई हमारा रिश्ता है या कोई कंडीशन है कि तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए वो करूँ। शी वॉज अनकंडीशनली देयर। और शायद वही रिश्ता सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत आया। लेकिन अपने व्यूअर्स को बता दें कि दिल टूटना ही मनोज मुंतशिर की ज़िंदगी में एकमात्र तकलीफ़ नहीं थी। बाद में आखिरकार उन्हें नीलम का साथ मिला और बहुत सारा प्यार मिला जो अभी तक है, लेकिन मुसीबतें और बहुत सारी आनी थी। उन मुसीबतों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मैसेज सुनवा देती हूँ। आज 20 साल गुजर गए हमारी शादी को। हमारी शादी की सबसे अच्छी बात यह है कि जो निखर के आया वो था हमारी दोस्ती का रिश्ता। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी चीज़ जो एक सवाल का जवाब है जो मैं मनोज को देना चाहती हूँ और सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मनोज जूतों के बहुत शौकीन हैं, नए नए जूते उन्हें बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे शूज़ कोई उन्हें गिफ्ट करता है वो खुश हो जाते हैं। तो मैं भी उन्हें बहुत सारे शूज़ गिफ्ट करती रहती हूँ। वो मुझे कहते हैं ना तुम मुझे मना करती हो और ना तुम रुकती हो, बस खरीदती ही रहती हो। तो शायद मैं इसलिए करती हूँ मनोज ये सब कि मैं स्ट्रगल के वो दिन भूलना चाहती हूँ जब हम सेकंड हैंड जूते मीरा रोड से लाकर पहनते थे। तुम्हें याद है बारिशों के दिनों में उन फटे हुए जूतों में पानी भर जाता था। तुम लोगों के यहाँ जब मीटिंग्स में जाते थे तो कितना एम्बैरेस होते थे, घर आकर तुम रोते थे। तुम्हारी रोती हुई आंखों को भूलना चाहती हूँ, उन फटे हुए जूतों को भूलना चाहती हूँ। शायद इसीलिए नए नए जूते तुम्हें गिफ्ट करती रहती हूँ। स्ट्रगल नहीं भूलना चाहती, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। और आखिर में एक बात, तुम दुनिया के लिए आस्टार हो, मेरे लिए तुम हमेशा से थे। मेरे आंगन का चमकता हुआ सितारा तुम थे, हो और रहोगे। तुम ही कहते हो ना वक्त का काम है ढलना, ढल जाएगा। और तुम साहिर साहब की बातें भी कहते हो ना कि मुझसे बेहतर लिखने वाले आएंगे और तुमसे बेहतर सुनने वाले आएंगे। चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मेरी भी एक बात तुम मान लो। तुम जब भी इस घर में लौट कर आओगे तुम मेरे स्टार थे, स्टार हो और रहोगे। मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारी पोइट्रीज़ को उसी शिद्दत से सुनूंगी जब पहली बार सुना था।
मेकअप बिगाड़ दिया। जब मैंने ये मैसेज सुना था मैं भी रोने लगी थी। मैंने और नीलम ने वो वाले दिन साथ में देखे जो किसी को ना देखने पड़े तो अच्छे। तकरीबन 99 में मैं मुंबई आया था और 2000 में नीलम आ गई थी। और जिस काम के भरोसे नीलम को बुलाया था वो चला भी गया। मुझे वो दिन याद हैं जब, क्योंकि हम दोनों उत्तर प्रदेश वाले, हम दोनों को खाने का शौक, दाल चावल कहाँ नसीब होता था। कई दिन गुजर जाते थे। आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। और हम उस वक्त सपना ये होता था कि यार इस हफ्ते दाल चावल खाएंगे, इस हफ्ते कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंतज़ार करते थे शायद यहाँ से पैसे आ जाएं, वहाँ से पैसे आ जाएं। कुछ नहीं, पार्ले जी बिस्किट्स खा के ज़िंदगी गुजर रही है, सुबह भी शाम भी। फिर हमने एक दिन एक तरीका ढूंढ निकाला कि हमारे घर के बगल में थोड़ी सी दूर चल के एक दोस्त थे हमारे जो हमारे गाँव के ही थे। तो मैंने कहा यार उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, 8 बजे के आसपास वो लोग खाना खाते हैं, तो 7:30 चलते हैं और टाइम रहेगा खाने का और हमें भी खाना मिल जाएगा। तो नीलम को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, बात तो सही है। तो हम दोनों गए और एक्चुअली 7:30 ही पहुँचे वहाँ। 8:30 बजे के आसपास खाना लगना शुरू हुआ टेबल पे। अब मेरा अचानक ध्यान गया कि इस पे 2 प्लेट कम है जितने लोग हैं उनमें से। हमारा नहीं लगाया, बाकायदा पूरा सबका प्लेट लगा, सबने हमारे सामने खाना खाया और हमें किसी ने पूछा नहीं। और हमारी भी खुददारी ने हमारी ज़बान पे पहरे डाल दिए। हम भी नहीं कह सके कि खिला दो। वहाँ से बाहर निकले पागलों जैसा रोए कि यार दाल चावल नहीं मिल रहा है, दाल चावल। निवाले माँ खिलाती थी तो 100 नखरे दिखाते थे, नहीं है माँ तो सारी आनाकानी छोड़ दी हमने। यही रोटी लिए मम्मी पीछे पीछे भागती थी, पीछे पीछे, कभी घी में लगा के, कभी उसके अंदर आलू भर के, कुछ भी करके खा लो। इसी रोटी के पीछे मैं भाग रहा हूँ और मुझे नसीब नहीं हो रही। तो ये मेरी और नीलम की बॉन्डिंग है। सुख के दिनों की बॉन्डिंग तो पता नहीं कितनी है, पर ये दुख के दिनों की बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी है। और इसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम एकदम ये सोचा हो हमने कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। हमेशा लगता था ये एक यात्रा है, ये एक कोटा है, हर इंसान की ज़िंदगी में ये कोटा होता है सुख और दुख का, हमारा पहले ख़त्म हो रहा है। तो पॉजिटिविटी हमेशा यही बनी रही कि आगे सब अच्छा ही अच्छा है, बिकॉज ये तो हमने झेल लिया, ये तो हमने सह लिया। मुझे याद है ऐसे ही दिनों की बात है, एक बार नीलम को फीवर आया और बहुत ज़ोर का बुखार आया और समहाउ शायद कंटेजियस रहा होगा, मुझ तक भी पहुंच गया। हम दोनों बुखार में तड़पते रहे। ऐसा बुखार कि जब आपको दिन और रात का ही पता नहीं, मैंने तो अपने सेंसेशन भी लूज़ कर चुका था। नीलम का तो फिर भी ढल गया और ये मुझसे ज़िद करती रही कि डॉक्टर को दिखा लो। हमारे घर के बगल में डॉक्टर रहा करते थे जिनकी फ़ीस थी 30 रुपये। मैंने कहा ये हमारे जो सबसे बुरे झगड़े हुए हैं उनमें से एक झगड़ा वो था, बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू समहाउ गो टू दैट डॉक्टर। और मेरे साथ ये था कि मैं हिल नहीं सकता क्योंकि मैं 30 रुपये नहीं खर्च कर सकता अपनी हेल्थ के पीछे, और करूँगा भी कहाँ से, किसी से मांग के लाऊंगा, कहीं से उधार लूँगा मैं, तो उस एम्बेरसमेंट में नहीं पड़ना। हफ्तों हमें गुजर जाते थे ऐसे ही। मुझे याद है तारीख का पता नहीं, दिन का पता नहीं, लेटे हुए हैं एक कमरे में। जब आप दूसरों से पूछते थे, दूध वाले से या किसी से, तो पता चलता था कि आज 17 तारीख को आप लेटे थे, आज 24 तारीख हो गई। इस तरह दिन बदले। और ऐसे ही एक दिन की बात याद है कि मुझे चाय पीने की तलब तब भी बहुत थी और आज भी बहुत है। चाय पिए भी कई दिन हो गए थे, तो हमने देखा कि कहीं से कुछ पैसे 7-8 रुपए इकट्ठा हुए। तो मैंने कहा बिट्टू मैं दूध लाता हूँ यार और चाय की पत्ती लाता हूँ। तो दूध कैसे लिया था, 100 ग्राम 100 ml दूध लिया। चाय की पत्ती का सबसे छोटा पैकेट देखा एक, और वो उठा लिया। उस पर लिखा हुआ था कि जीते सोने का सिक्का। ये पढ़ के तो नहीं उठाया, पर मैंने उठा लिया ऐसे ही। 4 रुपए की शायद चाय की पत्ती थी। ये मैं घर लेके आया, वो चाय की पत्ती का पैकेट फाड़ा, उसके अंदर गोल्ड का कॉइन निकला। नो कैन यू बिलीव इट। और मैं और नीलम में, यार ऐसा तो नहीं है, हम इतने तो लकी नहीं हो सकते। हमारे पास 7 रुपये हमारी कुल जमा पूंजी थी। वो गोल्ड का कॉइन, मैंने कहा चलो लेके चलते हैं किसी ज्वेलर के पास, देखते हैं असली है कि नकली, या ऐसे ही उल्लू बनाया। लेके जाते हैं। उस
टाइम में वो गोल्ड कॉइन बिका था मेरे ख्याल से 1700 रुपए का। तो आपको लगा होगा पता नहीं कितनी दौलत मिल गई। इतनी अमीरी महसूस नहीं की कभी। वो 1700 रुपए से ज्यादा पैसे मैं आज तक नहीं कमा पाया। तो नीलम और मैंने चाय पे जो जश्न किया है ना, हमने फिर चाय भी पी है। रास्ते में आते हुए एक जगह, एक कॉर्नर था जहाँ के वड़ा पाव उसको बड़े पसंद थे। मैंने कहा 2-3 ले लो यार जाके, क्या है मतलब, अब तो अपने पास बहुत पैसे हैं। हमने वो जो पार्टी की, इतनी फिल्मों ने मेरी 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस किया, बड़ी बड़ी पार्टीज हुई, वैसा झूम के कभी नाचे नहीं, कभी खुश नहीं हुए। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है, वर्सेस तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा, नॉट डन। मैं इतना कमजोर और इतना मेरा जमीर मर नहीं चुका है कि मैं इसके बावजूद आपके शो में बैठ के तालियां बजाऊंगा। मैं नहीं करूंगा, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये मेरे साथ है, इट्स फॉर मी नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। कोई पूछता नहीं है ये बम्बई है, ये वाली बात आप इतना सुनते हो कि ये बम्बई है, कोई पूछता नहीं है। मैंने अपने अंदर ये बात कभी जाने नहीं दी कि ये बम्बई है, यहाँ कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा बम्बई मुझे पूछेगी क्योंकि मेरे पास कुछ है बम्बई को देने को, हिसाब बराबर का है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। वो फुटपाथों वाले दिन थे और वहाँ बिस्तर लग जाता था फुटपाथ पे, बहुत सारे बेगर्स थे उस वक्त। एक्चुअली फुटपाथ पर सोए हैं? एक्चुअल फुटपाथ है, लेकिन वो बुरे दिन नहीं थे। ये जो बेगर्स थे, ये जो स्टॉल्स वाले थे, कोई मेरे लिए शाम को आते हुए जलेबी लेके आ रहा है, कोई मेरे लिए समोसे लेके आ रहा है। उन दिनों जितने दिन मैं फुटपाथ पर मैं भूखा नहीं सोया। उनके दिल ज्यादा बड़े थे। दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने, जिनको सो कॉल्ड बड़े लोग कहते हैं, इन्होंने मेरे लिए प्लेटें नहीं लगाई, लेकिन वो जो भिखारी थे उन्होंने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया।